जब हम कोई कोई बहुत ही मुश्किल वाईफाई पासवर्ड याद रखने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? मतलब अक्षरों और नंबर्स का एक ऐसा जाल जिसे देखकर ही सिर चकराने लगता है। अरे वो तो बस हम उसे रटने की कोशिश करते हैं और अगले ही दिन वो दिमाग से पूरी तरह गायब हो जाता है ना। बिल्कुल एकदम साफ, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह की बेतरतीब जानकारी को याद रखने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। सही कहा। हम पैटर्न याद रखते हैं या कहानियां याद रखते हैं, राइट? रटी हुई नीरस सूचियां नहीं। एग्जैक्टली। और ये मानव मस्तिष्क की बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। और यही बात सबसे ज्यादा तब लागू होती है जब जब किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की जा रही हो। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण का विषय भी बिल्कुल यही है। हाँ, और आज का विषय काफी दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प। हम भारतीय राज व्यवस्था यानी पॉलिटी के सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर डराने वाले अनुच्छेदों पर चर्चा करने वाले हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक, जो कि सीधे तौर पर भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास स्रोत के रूप में गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स मास्टर क्लास की कुछ बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं। और मैं कहूंगा कि ये स्रोत सिर्फ जानकारी का कोई पुलिंदा नहीं है, ये असल में इस बात का विज्ञान पेश करते हैं कि कैसे जटिल से जटिल संवैधानिक ढांचे को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक किया जा सकता है। तो आज के इस विश्लेषण का जो मुख्य मिशन है वो एक बहुत ही खास जादुई ट्रिक को डिकोड करना है। मतलब एक निमोनिक सूत्र है जो सुनने में किसी प्राचीन संस्कृत मंत्र जैसा लगता है। हाँ, पकानी कोका दुयोदशम। हाँ, पकानी कोका दुयोदशम। ये सूत्र पॉलिटी के उन भारी भरकम अनुच्छेदों को एक क्रमबद्ध और स्मार्ट तरीके से याद रखने की चाबी है। और हम देखेंगे कि कैसे ये 10 अक्षरों का सूत्र देश के सर्वोच्च पद की पूरी कहानी बयां करता है। मतलब उसके जन्म से लेकर उसे हटाने तक की प्रक्रिया। राइट। और स्रोत के अनुसार हमें बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल क्रम में यानी अनुच्छेद 52 से 61 तक एक एक करके आगे बढ़ना है। और पता है, ये कालक्रम या क्रोनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? क्योंकि ये सिर्फ याद करने की ट्रिक नहीं है, बल्कि ये संविधान निर्माताओं की तार्किक सोच को दर्शाता है। वे कहीं से भी शुरुआत नहीं कर सकते थे। अच्छा। हाँ, एक बहुत ही स्पष्ट सीढ़ी है जिस पर चढ़कर इस पद का निर्माण होता है। तो चलिए इस सीढ़ी के सबसे पहले कदम से शुरुआत करते हैं। मतलब किसी भी चुनाव या व्यक्ति की बात करने से पहले ये स्थापित करना जरूरी है कि वो संस्था आखिर है क्या। बिल्कुल। तो सूत्र का सबसे पहला अक्षर है प, जो सीधे तौर पर अनुच्छेद 52 से जुड़ा है। स्लाइड के अनुसार प का मतलब है पद, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये सुनने में एक बहुत ही साधारण सा वाक्य लगता है। मैं सोच रही थी कि इसमें इतना खास क्या है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे संविधान के ये छोटे छोटे शब्द पूरे देश की लोकतांत्रिक संरचना की सबसे मजबूत नींव रखते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस एक पंक्ति के बिना आगे के किसी भी अनुच्छेद, किसी भी चुनाव या किसी भी शक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ओह, यानी ये शून्य से एक संस्था का निर्माण है। एग्जैक्टली। ये अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि भारत गणराज्य के शीर्ष पर कोई खाली जगह नहीं होगी। एक स्थायी और सर्वोच्च पद हमेशा मौजूद रहेगा। वाव! और एक बार जब पद का निर्माण हो गया तो अगली सबसे तार्किक बात ये आती है कि उस पद पर बैठे व्यक्ति के पास ताकत कितनी होगी। बिल्कुल, शक्ति का होना तो जरूरी है। राइट। तो सूत्र का दूसरा अक्षर है का, जो हमें अनुच्छेद 53 पर ले जाता है। स्लाइड स्पष्ट रूप से कहती है का यानी कार्यपालिका का प्रधान। इसका मतलब है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, पूछिए। अगर देश की सारी कार्यपालिका शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित कर दी गई है, तो क्या ये शब्द उन्हें एक राजा या तानाशाह के समान शक्तिशाली नहीं बना देता? अच्छा, ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब क्या वे अपनी मर्जी से पूरे देश पर राज कर सकते हैं? अक्सर यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। स्रोत की स्लाइड में प्रयुक्त शब्द निहित होना एक बहुत ही गहरी संस्थागत व्यवस्था को दर्शाता है। वो कैसे? देखिए, राजशाही और संवैधानिक लोकतंत्र में यही तो सबसे बड़ा फर्क है। शक्ति राष्ट्रपति में निहित जरूर है, यानी कानूनी और औपचारिक तौर पर हर बड़ा फैसला उनके नाम से लिया जाएगा, लेकिन ये शक्ति संविधान द्वारा दी गई है और उसी के कड़े दायरे में परिभाषित है। अच्छा, तो वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते? नहीं, वे कार्यपालिका के सर्वोच्च प्रधान हैं।
लेकिन उनकी शक्तियां एक संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करती हैं। वे इन शक्तियों का इस्तेमाल सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार ही कर सकते हैं। राइट, किसी निरंकुश राजा की तरह बेलगाम होकर नहीं। समझ गई। यानी वो एक संवैधानिक प्रमुख है, वास्तविक तानाशाह नहीं। ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी। बिल्कुल। तो अब हमारे पास एक पद है अनुच्छेद 52 के तहत, और उस पद की संवैधानिक शक्तियां तय हो चुकी हैं अनुच्छेद 53 के तहत। सही। जब पद और शक्ति दोनों तैयार हैं, तो अगला कदम बिल्कुल साफ है कि इस सर्वोच्च कुर्सी तक कोई पहुंचेगा कैसे। और यहीं चुनाव की बात आती है। हाँ, यहाँ सूत्र का तीसरा अक्षर नी तस्वीर में आता है, अनुच्छेद 54, जिसका मतलब है निर्वाचन। स्लाइड बताती है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाएगा। अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़े ना, तो संविधान निर्माता ये तय कर रहे थे कि देश के मुखिया को चुनने की जिम्मेदारी कैसे बांटी जाए। राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं है, वो पूरे राष्ट्र का प्रतीक है। हाँ, वो तो है। इसलिए निर्वाचन की प्रक्रिया को ऐसा बनाना जरूरी था जिसमें सिर्फ संसद के सदस्य यानी सांसद ही नहीं, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य यानी विधायक भी शामिल हों। ओह, ताकि सबको रिप्रेजेंटेशन मिले। बिल्कुल। निर्वाचक मंडल का होना इस बात को सुनिश्चित करता है कि देश के हर हिस्से, हर राज्य का इस चुनाव में प्रतिनिधित्व हो। ये आम चुनावों से पूरी तरह अलग एक बहुत ही विशिष्ट व्यवस्था है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरा मतलब है, ये विशेष व्यवस्था कितनी अलग और जटिल है, ये हमें सूत्र के अगले अक्षर को से पता चलता है। हाँ, अनुच्छेद 55। राइट, अनुच्छेद 55, कोटा या निर्वाचन की रीति। स्लाइड के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है। ये किसी स्कूल या कॉलेज के साधारण चुनाव जैसा बिल्कुल नहीं है। मतलब जहां 4 उम्मीदवार खड़े हैं और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो इसे ऐसे सोचती हूँ, ये अपनी पसंदीदा फिल्मों या गानों की रैंकिंग करने जैसा है ना? हाँ, काफी हद तक। मतदाता सिर्फ एक व्यक्ति को वोट नहीं देते, बल्कि वो अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं कि ये मेरी पहली पसंद है, ये दूसरी और ये तीसरी। एकदम सटीक तुलना है। और ये जानना भी जरूरी है कि इसे इतना जटिल क्यों बनाया गया है। हाँ, इतना घुमाने की क्या जरूरत थी? देखिए, साधारण चुनाव में अक्सर ऐसा होता है कि 100 में से अगर किसी को 30 वोट मिले और बाकी उम्मीदवारों को 20-20 वोट मिले, तो वो 30 वोट वाला जीत जाता है। राइट, फर्स्ट पास द पोस्ट। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये भी तो है कि 70% लोगों ने उसे नहीं चुना। ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। राष्ट्रपति जैसे गरिमामयी और सर्वोच्च पद के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता। इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के पास एक स्पष्ट बहुमत होना चाहिए। और यहीं पे अनुच्छेद 55 का कोटा काम आता है। सही कहा ना? बिल्कुल। कोटा का एक सीधा सा गणितीय सूत्र होता है। क्या है वो? कुल वैध मतों का आधा हिस्सा और उसमें बस एक जोड़ दें। अच्छा, यानी 50% से एक ज्यादा। हाँ, 50% से एक अधिक वोट। जब तक कोई उम्मीदवार ये जादुई आंकड़ा, ये कोटा पार नहीं कर लेता, तब तक वो जीत नहीं सकता। लेकिन अगर पहली गिनती में किसी को ये कोटा नहीं मिला तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले हैं उसे रेस से बाहर कर दिया जाता है। ओके। और उसके वोटरों की दूसरी पसंद के आधार पर वोट बाकी उम्मीदवारों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ओह, इसीलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। एग्जैक्टली। ये गणितीय प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि जीतने वाला उम्मीदवार सिर्फ एक छोटे से गुट की पसंद न हो, बल्कि पूरे देश का एक सर्वमान्य और व्यापक रूप से स्वीकार्य प्रतिनिधि हो। वाह, ये सच में एक बहुत ही शानदार तंत्र है। तो हमने पद के निर्माण से लेकर चुनाव की इस बेहद जटिल और पारदर्शी गणितीय प्रक्रिया तक का सफर तय कर लिया। हमने सूत्र के पहले 4 अक्षर प, का, नी को पूरे कर लिए हैं। चुनाव का नतीजा आ चुका है और देश को एक राष्ट्रपति मिल गया है। बिल्कुल। अब तार्किक रूप से अगला सवाल क्या होना चाहिए? यही कि वह व्यक्ति इस कुर्सी पर कितने समय तक बैठेगा। सही कहा। और सूत्र का 5वां अक्षर हमें यही बताता है, का यानी अनुच्छेद 56, जो कार्यकाल को दर्शाता है। स्लाइड में एक बहुत ही स्पष्ट पंक्ति लिखी है, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक। और मैं कहूंगा कि यहीं पर कानून और संविधान की भाषा का असल सौंदर्य छिपा है। वो कैसे? देखिए, स्लाइड ये नहीं कहती कि कार्यकाल चुनाव जीतने के दिन से शुरू होगा या
नतीजे घोषित होने के दिन से। हाँ, बात तो सही है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण विवरण है जी। ये स्पष्ट रूप से पद ग्रहण की तारीख से, यानी जिस दिन से व्यक्ति आधिकारिक रूप से कार्यभार संभालता है, उस दिन से गिना जाता है। ये बहुत अहम है, क्योंकि चुनाव के नतीजे आने और वास्तव में कार्यालय में कदम रखने के बीच थोड़ा समय लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। अगर कार्यकाल चुनाव के दिन से गिना जाता तो उस व्यक्ति के कार्यकाल के कुछ दिन तो बिना कुर्सी पर बैठे ही बर्बाद हो जाते। एग्जैक्टली। ये संवैधानिक सटीकता ये सुनिश्चित करती है कि जिस दिन से दायित्व शुरू होगा, उल्टी गिनती भी उसी दिन से शुरू होगी। राइट। इसके अलावा ये संस्थागत निरंतरता को भी बनाए रखता है। निरंतरता मतलब पुराना राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। पद एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता। ओह, अनुच्छेद 52 याद आया। हाँ। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हाँ, ये उसी विचार को पुख्ता करता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? मतलब मान लीजिए किसी का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, क्या वो हमेशा के लिए रिटायर हो जाएगा या क्या वो इस प्रक्रिया से दोबारा गुजर सकता है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। तो यहाँ हमारा छठा अक्षर दू सामने आता है। अनुच्छेद 57, जिसका मतलब है दोबारा नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति। स्लाइड कहती है कि ये राष्ट्रपति की पुनर्नियुक्ति की पात्रता तय करता है। लेकिन मेरा एक सवाल है जी। अगर ये अनुच्छेद पात्रता की बात करता है तो क्या स्रोत में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार इस पद पर दोबारा आ सकता है? मतलब क्या कोई 2 या 3 बार की लिमिट है जैसे अमेरिका में होती है? अगर हम स्रोत की स्लाइड्स का बारीकी से विश्लेषण करें ना, तो वे केवल पात्रता का उल्लेख करती हैं। इसमें किसी भी अधिकतम सीमा या कैप का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, कोई लिमिट नहीं है। नहीं। और संविधान के मामले में जो नहीं लिखा गया है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि लिखा हुआ शब्द। राइट। चूंकि कोई सीमा तय नहीं की गई है, इसका सीधा सा अर्थ है कि जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है वो दोबारा या कितनी भी बार इस पद के लिए चुनाव लड़ने का पात्र है, बशर्ते वो चुनाव जीत सके। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो हमने सूत्र के 6 अक्षर पूरे कर लिए। हमारे पास 5 साल का कार्यकाल और दोबारा चुने जाने का प्रावधान है। बिल्कुल। अब हम सूत्र के आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से यो दशम की ओर बढ़ रहे हैं। जो कि बहुत क्रिटिकल है। राइट। कोई व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, पद पर 5 साल रह सकता है, लेकिन उस चुनाव में खड़ा होने के लिए भी तो कोई पैमाना होना चाहिए, मतलब एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। सही कहा। 7वां अक्षर है यो, जो है अनुच्छेद 58 यानी योग्यता, चुनाव के लिए आवश्यक अर्हताएं। और ठीक इसके बाद आता है 8वां अक्षर द, अनुच्छेद 59 यानी दशाएं, पद से संबंधित दशाएं एवं शर्तें। हाँ। मुझे लगता है कि अक्सर इन दोनों के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। योग्यता और शर्तें सुनने में एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से ये दोनों बिल्कुल अलग अलग पड़ाव हैं। मैं तो इस पूरी प्रक्रिया की तुलना एक जॉब एप्लीकेशन या नौकरी के आवेदन से करना चाहूंगी। अच्छा, कैसे? इसे ऐसे समझा जा सकता है, अनुच्छेद 58 यानी योग्यता आपका रेज्यूमे है। ये तय करता है कि क्या आप उस पद के लिए आवेदन करने की भी योग्य हैं या नहीं, जैसे नागरिकता, उम्र या लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। ये सब आपके चुनाव लड़ने से पहले देखा जाएगा। राइट। और दूसरी तरफ अनुच्छेद 59 यानी दशाएं आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ओह, बहुत बढ़िया। इसमें वो कड़े नियम और शर्तें लिखी हैं जिनका पालन आपको चुनाव जीतने के बाद और पद पर बने रहने के दौरान करना होगा। मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही सटीक और व्यवहारिक तुलना है। अर्हताएं वो हैं जो आपको दरवाजे के अंदर लाती हैं, और दशाएं वो नियम हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि जब आप उस कमरे में हो तो आप किसी अन्य लाभ के पद पर ना हो या संसद का सदस्य ना हो। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का पद पूरी तरह से स्वतंत्र रहे और किसी भी अन्य जिम्मेदारी के साथ उसका कोई टकराव ना हो। और इस पूरी जॉब एप्लीकेशन और चुनाव प्रक्रिया का अंतिम सबसे प्रतीकात्मक और गरिमामयी चरण है ज्वाइनिंग के दिन का हस्ताक्षर और शपथ। बिल्कुल। सूत्र का 9वां अक्षर है श, यानी अनुच्छेद 60 शपथ या प्रतिज्ञान। स्रोत में स्पष्ट लिखा है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। ये एक छोटा सा तथ्य लग सकता है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि शपथ के लिए विशेष रूप से देश के मुख्य न्यायाधीश को ही क्यों चुना गया? मतलब संसद के किसी बड़े नेता या चुनाव आयोग के सामने क्यों नहीं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब हमारे लोकतंत्र के सबसे खूबसूरत सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण और संस्थागत संतुलन में छिपा है। अच्छा। देखिए,
कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रमुख यानी राष्ट्रपति अपने पद की शपथ न्यायपालिका के सर्वोच्च प्रमुख यानी मुख्य न्यायाधीश के सामने ले रहा है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं है। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं कि वो संविधान का संरक्षण, रक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे। न्यायपालिका, जिसका काम ही संविधान की व्याख्या और रक्षा करना है, वो इस बात की गवाह बनती है। वाह! यह इस बात का एक बहुत बड़ा प्रतीक है कि कोई भी संस्था पूरी तरह से स्वतंत्र या निरंकुश नहीं है। वे सभी एक दूसरे से जुड़ी हैं, एक दूसरे के प्रति जवाबदेह हैं और अंततः भारत के संविधान से बंधी हुई हैं। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मतलब एक दूसरे को संतुलित करने का ये विचार हमें इस जादुई सूत्र के अंतिम और सबसे गंभीर अक्षर तक ले आता है। हाँ, अनुच्छेद 61। राइट। हमने इस पद का जन्म देख लिया, उसकी ताकत को समझा, चुनाव की गणितीय प्रक्रिया को पार किया, कार्यकाल तय किया, योग्यताएं परखी और मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ भी ले ली। सब कुछ एकदम सही चल रहा है। हाँ, सब बढ़िया है। लेकिन क्या हो अगर ये सर्वोच्च अधिकारी रास्ते से भटक जाए? अगर कुछ बहुत बड़ा गलत हो जाए तो क्या होगा? 10वां और अंतिम अक्षर है म, यानी अनुच्छेद 61, महाभियोग। स्लाइड महाभियोग को बहुत स्पष्ट शब्दों में परिभाषित करती है। संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। ये पूरे संविधान में दी गई सबसे जटिल और कठिन प्रक्रियाओं में से एक है। सिर्फ एक आधार, केवल संविधान का उल्लंघन। हाँ, केवल एक आधार। और यही इस अनुच्छेद की सबसे बड़ी ताकत और गहराई है। कैसे? स्रोत में महाभियोग के लिए केवल एक ही विशिष्ट आधार बताया गया है, संविधान का उल्लंघन। इसका मतलब यह है कि किसी राजनीतिक मतभेद, नीतिगत असहमति या सामान्य विवाद के आधार पर देश के सर्वोच्च नागरिक को नहीं हटाया जा सकता। राइट। पद की गरिमा बहुत बड़ी है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये इस बात का सबसे बड़ा और सीधा प्रमाण है कि भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देश के सबसे ऊंचे और शक्तिशाली पद पर ही क्यों न बैठा हो, संविधान से ऊपर नहीं है। अगर वो संविधान का अतिक्रमण करता है तो संसद के पास उसे हटाने की अंतिम शक्ति है। ये पद को गरिमा भी देता है और उसे जवाबदेह भी बनाता है। ये पूरी यात्रा कितनी अद्भुत रही अगर हम एक पल के लिए रोककर सोचें तो 10 अक्षरों का ये छोटा सा जादुई सूत्र, पकानिको का दुयो दशम, अपने आप में एक संपूर्ण महाकाव्य जैसी गाने कहता है। बिल्कुल कहता है। ये पॉलिटी की कोई नीरस रटने वाली सूची नहीं है, ये एक स्पष्ट कालक्रम है। ये कार्यालय के जन्म यानी अनुच्छेद 52 से शुरू होता है, उसे ताकत सौंपता है, पूरे देश को साथ लेकर चुनाव लड़वाता है, नियम और शर्तें तय करता है, न्यायपालिका के सामने शपथ दिलाता है और अंततः एक अंतिम चेक एंड बैलेंस के रूप में उसे हटाने की प्रक्रिया पर खत्म होता है, अनुच्छेद 61 पर। एग्जैक्टली। और यही एक संस्था का पूरा जीवन चक्र है जिसे सिर्फ 10 अक्षरों में समेट दिया गया है। एग्जैक्टली। और यही कारण है कि स्रोत की अंतिम स्लाइड, जिसे मास्टर रिवीजन मैट्रिक्स कहा गया है, अध्ययन के लिए इतनी ज्यादा प्रभावी है। हाँ, वो मैट्रिक्स सच में कमाल की है। वो मैट्रिक्स सारे अनुच्छेदों, उनके अर्थों और उनके पीछे की कहानी को एक साधारण सी टेबल में एक साथ रख देती है। जब हम उस मैट्रिक्स को देखते हैं तो पन्ने दर पन्ने रटने की जरूरत नहीं पड़ती। जानकारी एक विजुअल पैटर्न के रूप में दिमाग में छप जाती है। उस अंतिम स्लाइड का संदेश एकदम साफ और स्पष्ट है। स्मार्ट तरीके से पढ़ें, परीक्षा में आगे बढ़ें। आज के इस गहन विश्लेषण ने ये पूरी तरह से साबित कर दिया है कि पॉलिटी के जटिल अनुच्छेदों, भारी भरकम शब्दों और लंबे लंबे पैराग्राफ को रट रट कर अपना सिर दुखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस तरह के विजुअल ट्रिक्स, जादुई सूत्रों और उनके पीछे की तार्किक कहानी को समझकर कोई भी जानकारी दिमाग में हमेशा के लिए एक मजबूत पैटर्न के रूप में लॉक की जा सकती है। सही कहा, क्योंकि ज्ञान केवल तभी उपयोगी होता है जब वो सही समय पे याद आए। हाँ, वो तो है। परीक्षा के उस भारी दबाव वाले माहौल में ऐसे निमोनिक सूत्र और उनके साथ जुड़ी हुई वैचारिक स्पष्टता उस ज्ञान को तुरंत रिकॉल करने की सबसे अच्छी चाबी साबित होते हैं। तो आज के इस सफर में ये देखा गया कि कैसे देश के सबसे ऊंचे पद के बेहद जटिल, कड़े और विस्तृत नियमों को सिर्फ 10 अक्षरों पकानिको का दुयो दशम में बड़ी ही खूबसूरती से पिरो दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी पढ़ाई, हमारे काम या रोजमर्रा के पेशे में ऐसी और कितनी भारी भरकम और असंभव सी लगने वाली जानकारियां हैं। बहुत सी होंगी। राइट। शायद वो डेटा की लंबी सूचियां, वो मुश्किल वाईफाई पासवर्ड्स या वो डराने वाले सिद्धांत बस एक सही, रचनात्मक और मजेदार शॉर्टकट या एक तार्किक कहानी का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। ताकि वे रटे जाने के बजाय हमेशा के लिए समझ लिए जाएं। अगली बार जब किसी बहुत बड़ी जानकारी का सामना हो
तो उसे रटने के बजाय उसकी कहानी ढूंढने की कोशिश की जा सकती